मैं हूँ अफसर है और आप देख रहे हैं स्लो इंडिया। अभी हम जो है नरकटियागंज विधानसभा के अंदर तेलपुर पंचायत के अंदर मौजूद हैं और हमारे सामने बैठे हुए हैं जन संघर्ष दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुल्लेज होदा, जो IAS ऑफिसर रह चुके हैं और जो है ये अभी एक नई पार्टी बनाया है। आइए उनसे जानते हैं कि जो है उनके मन में क्या है और जो है वो जो है अपनी बात को जो है जनता के बीच में किस तरह रख रहे हैं ताकि जनता जो है उनके पक्ष में वोट करे और उनको जो है विजयी बनाए। तो मैं फिर से बता दूं कि जो है जन संघर्ष दल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि एक IAS ऑफिसर है, गुल्लेज होदा जी हमारे सामने मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि जो है एक ऑलरेडी पहले से जो है आप IAS ऑफिसर रह चुके हैं और यहाँ की जनता जो है आपको जो है पूरा मान सम्मान देती आई है। जितना एक आदमी को मान सम्मान चाहिए था उतना आपको मिल चुका है शायद मेरे हिसाब से, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि जो है हमको जो है कुछ और करना चाहिए जिससे जो है पब्लिक आपको और मान सम्मान दे? बहुत बार ज़िंदगी में व्यक्तिगत या निजी मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता है। जब आदमी समाज में आता है और समाज का हिस्सा रहता है तो कुछ ऐसा काम करने की ख्वाहिश होती है जिससे समाज को फ़ायदा हो। उसी ख्वाहिश के साथ हम जो हमारा पुश्तैनी इलाका है, मैं लौरिया का रहने वाला हूँ, यहीं का फसल हूँ, उसी उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ कि हमें भी मौका मिले, हमें भी ताकत मिले, हमें भी साधन मिले कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करके जाऊँ जो अभी तक नहीं हुआ है। तो सर, हम पूछना चाहते हैं, जो आप बात बोल रहे हैं, तो जब आप ऑलरेडी एक IAS है तो उस फील्ड में बहुत सारे काम थे जिससे आप जो है जनता की सेवा कर सकते थे। जैसे आप कोचिंग सेंटर भी खोल सकते थे जिससे जो है समाज का जो युवा जो है उस लाइन में जाता, उस बारे में आप ट्रेंड करते। आखिर आपने राजनीति क्यों चुना? ये जो कोचिंग सेंटर है अच्छा काम है, पर ये बहुत ही जो हमारा विज़न है उसमें 4 बच्चों को कोचिंग करा के या 20 बच्चों को कोचिंग करा के वो समाधान नहीं है हमारे समस्याओं का। हमारे समस्याओं का सामान है कि जो राजनीति की धारा है उसको जात पात धर्म से हटा के विकास के तरफ जोड़ा जाए। और अगर विकास के तरफ हम नहीं जोड़ेंगे तो वो छोटे छोटे कामों से नहीं कुछ फ़ायदा होने वाला है। हमें विकास की बात करनी चाहिए। मूलभूत बेसिक बुनियादी जो परिवर्तन है समाज में लाना पड़ेगा और वो परिवर्तन सिर्फ राजनीति के माध्यम से होता है। जब आप सबसे बड़े पंचायत या तो राज्य में विधानसभा हो या केंद्र में संसद में आप पहुँचे, तभी वैसे आप बुनियादी परिवर्तन ला सकते हैं जिसमें एक स्थायी रूप से समाज में बदलाव आए। सर, जो आप कह रहे हैं कि जो है ये सारी समस्याओं का समाधान जो है राजनीति में आने के बाद ही हो सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान की जनता जो है पिछले 74 सालों से यानी आज़ादी के बाद से जो है अपने हिसाब से और नेताओं के बातों में आकर जो है किसी न किसी को सत्ता में बैठाया। लेकिन आज जो देश की हालात है वो हमको लगता है कि आज़ादी से पहले जितना बुरा हाल था उससे बुरा हाल जो है आज के देश की है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। कहने को अच्छा लगता है कि आज़ादी से पहले जो हालात थे उससे आज बदतर है, पर आप आंकड़े देखिएगा तो ये बहुत परिवर्तन हुआ है हमारे समाज में। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट आपका 10% से नीचे था 47 में, करीब 2% था, आज वो दर जाके 70% है। उसी तरह स्वास्थ्य के बीच। तो मैं नहीं ये मानता कि 47 से कोई विकास नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ है, पर इसका सही मापदंड होना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी संभावनाएं क्या हैं, हमारे नौजवानों की अपेक्षाएं क्या हैं। उसके प्रति अगर हम तुलना करें, ख़ास करके बिहार में, तो मैं कहूँगा कि हम विफल रहे हैं। हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है, सही नीतियों की ज़रूरत है, सही प्रोत्साहन की ज़रूरत है। बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, मुश्किल हालात में मेहनत करके वो जीते हैं, फिर भी क्यों नहीं विकास हुआ है? क्योंकि जो बुनियादी चीज़ें हैं विकास के लिए उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, पुलिस तंत्र की हम बात करते हैं, भूमि प्रबंधन या मालिकाना हक है। जब तक ये बुनियादी चीज़ों को आप नहीं ठीक कीजिएगा आप विकास नहीं कर पाइएगा।
तो सर मैं आपको बता दूं कि एक आप आईएएस ऑफिसर है, आपसे जो है आपका इंटरव्यू लेना मेरे लिए बहुत टफ है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके जो है आपसे कुछ सवाल और पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाज़त दे तो। बाकी अगर आप आईएएस नहीं रहते, अगर दूसरे लीडर रहते तो आप तक पानी पी चुके होते मेरे सवालों को लेके, लेकिन आपसे थोड़ा हमको मुश्किल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको ये बात बताने में। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है बिहार में जो चुनाव हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, जदयू है, और महागठबंधन में जैसे कांग्रेस है और आरजेडी है, उनका सामना आप कैसे कर रहे हैं? मैंने जो बात कही अपेक्षाओं की और सही मापदंड की, उसी में जवाब है आपके सवाल का। हम एक तीसरा विकल्प देना चाहते हैं। हम ये झूठी बहस जो 15 साल बनाम 15 साल एनडीए और गठबंधन में है, हम उसे झूठा मानते हैं, क्योंकि मापदंड ये नहीं होना चाहिए कि 2005 में बिहार में क्या था और 2020 में क्या था। मापदंड ये होना चाहिए कि राही साहब को या नौजवानों को जो मिलनी चाहिए आज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इनकी अपेक्षाएं क्या हैं, दूसरे राज्यों के तुलना में आप कहाँ हैं। हमने कहा हमारे मेहनती लोग होते हैं, उसके बावजूद हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं रोज़गार दे पा रहे हैं, हम क्यों नहीं भ्रष्टाचार को ख़त्म कर पा रहे हैं। ये इसमें बुनियादी परिवर्तन की ज़रूरत है, और ये बुनियादी परिवर्तन अगर आप एक पॉलिसी नीति बनाने के ओहदे पे पहुंचिएगा जो विधानसभा में होता है, तो ये सब शायद मुमकिन होगा। सर जो आप थर्ड फ्रंट की बात बोल रहे हैं, तो बिहार में ऑलरेडी जो है एक जो है एनडीए की पार्टी है, दूसरा जो है यूपीए है, तीसरा ग्रैंड डेमोक्रेट का कुछ करके पार्टी है वैसी, और रालोसपा की, नाम पूरा हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी याद भी नहीं है, इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम है। तो आप जो है उस थर्ड फ्रंट में क्यों नहीं शामिल हुई? या एक पप्पू यादव की पार्टी है जाप करके, आपने अपना ही पार्टी क्यों बनाया? हमारा नारा सुनिए, हमें बदलते गठबंधन नहीं चाहिए, हमें नया विकल्प चाहिए। और जब तक हमें यह नया विकल्प नहीं मिलेगा, जो हम नौजवानों के भविष्य की बात करते हैं, हम नहीं दे पाएंगे। क्या ये गठबंधन, रालोसपा 2014 में बीजेपी के साथ थी, फिर आ गई गठबंधन में, चाहा सीट नहीं मिला तो चले गए ओवैसी साहब के साथ। तो ये तो विचारधाराहीन पार्टियां हैं। वैसे ही छोटी मोटी पार्टियां एक जात के आधार पे जो पार्टी बनती है, वो मैं नहीं मानता हूं कि कोई स्थायी रूप से आपको सही प्रशासन कर सकती है। हम लोग का उद्देश्य है कि हम जाति या धर्म के आधार पर, संकीर्ण आधार पर पार्टी नहीं बनाए, हम एक सामाजिक गठबंधन बनाए। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मल्लाह जाति से आते हैं। उपेंद्र राम जी हैं, दलित समाज से आते हैं, हमारे राज्य के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र कुमार जी हैं, मल्लाह जाति से आते हैं, ये हम प्रत्याशी थे नौतन से। तो जब तक हमारी समाज मिली जुली समाज है, हमको समाज के अलग अलग लोगों को जोड़ के उसके ऊपर एक राजनीतिक चादर, विचारधारा की राजनीतिक चादर उड़ा के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सर आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप एक एजुकेटेड आदमी हैं, और जो यहाँ हमको भीड़ दिख रही है, एक मिनट, जो भीड़ दिख रही है इसमें भी हमको ज़्यादातर जो है लड़के जो है एजुकेटेड ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि इतने एजुकेटेड लड़के काफ़ी हैं, या और जो है एजुकेटेड लड़के को आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? मैं तो चाहूँगा कि सारे युवा जुड़े हमारे साथ, और युवाओं को आगे क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, इनके साथ हमें बैठ के बातें करने चाहिए। भविष्य इनका है, लड़ाई इनकी है, हम तो रिटायर्ड आदमी हैं। अगर ये नहीं जुड़ेंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? तो इनका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सर आखिरी सवाल लेंगे, अभी बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जो सबसे जो मुद्दा छाया हुआ है वो है रोजगार को लेके। राजद से जो है तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद जो है सीधा जो है 10 लाख नौकरी देंगे पहली कैबिनेट की बैठक में। वहीं जो है बीजेपी कहती है कि जो हम 19 लाख रोजगार देंगे। वहीं पप्पू यादव की पार्टी कहती है कि हम 5 साल के अंदर जो है 40 लाख रोजगार देंगे। आप इन बातों में कहाँ तक सच्चाई पाते हैं? देखिए, जो इसमें भावना है कि बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, अच्छी भावना है। हमको आंकड़ों में नहीं फंसना चाहिए। मेरे आकलन से बिहार में वर्तमान में करीब 4 लाख सरकारी पदें रिक्त हैं। तो 4 लाख तो आप
कर ही सकते हैं। अब 4 से 10 कैसे जाते हैं और पार्टियां, और 10 से 19 और 19 से 50, आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। मुझसे अगर पूछिएगा तो हम तो यही कहेंगे कि जो 4 लाख रिक्त पदें हैं उनको तो फटाफट कर देना चाहिए। उसके बाद जो और सरकारी पदें हम निकाल सकते हैं अगले 6 महीने में वो करेंगे, पर वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए। उसमें निजी क्षेत्र में ख़ास करके लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, इनको बढ़ावा देना होगा। एक नए तरीके से उद्योगीकरण करना पड़ेगा, और उन सब के बिना हम इतने तादाद में नौकरियां नहीं पैदा कर सकते हैं जितने हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं। तो सरकारी पदें हों, अतिरिक्त सरकारी पदें हों, पर उसके अलावा निजी क्षेत्र में भी बहुत सारे पदों और नौकरियों को सृजन करने की आवश्यकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लास्ट में एक और सवाल अभी याद आया, आप थोड़ा जो है स्टूडेंट को जो है क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी जो है कोरोना काल में जो इतना पढ़ाई बच्चों का डिस्टर्ब हुआ, और हमारे यहाँ जो है एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही ख़राब स्थिति में है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? बच्चों को कैसे आप समझाएं कि बच्चे जो है इन सब से अलग हटते हुए अपने एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दें? देखिए, ये बात सही है कि कोरोना से शिक्षा तंत्र पे प्रभाव पड़ा है। मेरे मानने से शिक्षा के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है परीक्षा पास करने का पहलू, और एक होता है, उसको समझिए कहिए शिक्षित होने का पहलू, हम उसे कहते हैं कि आपके पास इतनी सोच है, इतनी सूझबूझ है कि आपके अपने आसपास जो हो रहा है उसको समझ पाएँ। तो शिक्षा की जो प्रणाली है उसके लिए तो क्लास में पढ़ाई होती है वगैरह, पर जो अपनी बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं, विजडम कहते हैं अंग्रेज़ी में, इसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बढ़ती है अगर आप किताब पढ़ें, अखबार पढ़ें, लोगों की बातें सुने। आजकल तो यूट्यूब का माध्यम है, रेडियो का माध्यम है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप सुन के दुनिया में क्या हो रहा है ये सब समझ लीजिएगा, और आपके विजडम में, आपके एक सोच में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर से मैं बता दूं, आप देख रहे थे सुनो इंडिया। जो अभी हमारे सामने बैठे थे जो है जन संघर्ष दल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष IAS ऑफिसर गुलरेज होदा जी। हम जो है सुनो इंडिया के माध्यम से जो है आपको शुभकामना देते हैं कि जो है आपकी जीत हो, और जो आप जीतने के बाद जो है समाज की भलाई करें। शुक्रिया शुक्रिया।